नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज से हम जिस भी टॉपिक का अध्ययन करेंगे पूरी गहनता से करेंगे ताकि उन दोस्तों को भी लाभ मिल सके जो कभी पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था नहीं पढ़े हैं। इससे पहले हम लोग दोस्तों एमसीक्यू हल करते रहे हैं। आज से हम निर्धारित टॉपिक को पहले विस्तार से पढ़ेंगे। टॉपिक समाप्ति के बाद संबंधित टॉपिक पर एमसीक्यू हल करेंगे। इससे हमारी तैयारी बहुत ही मजबूत होगी। आज का टॉपिक है संसदीय व्यवस्था और राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था। दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार। ये रहा मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली, इसको हम निम्नलिखित 4 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है विधायिका और कार्यपालिका के बीच का संबंध। इन दोनों प्रणालियों में क्या होता है, अर्थात संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच का संबंध क्या होता है और अध्यक्षीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच का संबंध कैसा होता है। इसी प्रकार राज्याध्यक्ष की स्थिति, राज्याध्यक्ष को राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है, हेड ऑफ स्टेट। इसकी स्थिति संसदीय प्रणाली में क्या होती है, अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होती है। इसी प्रकार शासनाध्यक्ष की स्थिति, हेड ऑफ गवर्नमेंट की स्थिति संसदीय प्रणाली में क्या होती है और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, इसको हम देखेंगे। विपक्ष की स्थिति, विपक्ष संसदीय प्रणाली में कैसी भूमिका निभा पाता है और अध्यक्षीय प्रणाली में कैसी भूमिका निभा पाता है, इसको हम डिटेल में आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली को विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली को समझने से पहले हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि सरकार के क्या कार्य होते हैं। दोस्तों, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका उस अंग को कहते हैं जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उस अंग को कहते हैं जो कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका उस अंग को कहते हैं जो कानून तोड़ने वालों को दंड देती है। जैसा कि दोस्तों आप पढ़ रहे हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इस प्रकार इन तीनों संस्थाओं द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो सारे कार्य सरकार के कार्य कहलाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार के 3 कार्य होते हैं, कानून को बनाना, उसे लागू करना और कानून तोड़ने वालों को दंड देना। दोस्तों, विधायिका की जो यहाँ बात हो रही है, अलग अलग देशों में विधायिका अलग अलग नाम से जानी जाती है। उदाहरण के रूप में अगर भारत में हम विधायिका का नाम लें केंद्र स्तर पे, तो संसद के नाम से जानी जाती है। तो उसी प्रकार अगर अमेरिका के स्तर पे हम बात करें तो कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार कार्यपालिका के भी विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, अलग अलग देशों में इसके विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। जैसे अगर उदाहरण के रूप में अमेरिका को लें तो अमेरिका में जो है एकल कार्यपालिका पाई जाती है, अर्थात एक ही व्यक्ति में जो है कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। उसी प्रकार अगर भारत में भी देखा जाए तो एकल कार्यपालिका ही पाई जाएगी। संवैधानिक रूप से सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, भले ही वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद के सहायता से कार्य करता हो, अलग बात है। लेकिन संवैधानिक रूप से भारत में एकल कार्यपालिका है, राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसी प्रकार न्यायपालिका, यह कानून तोड़ने वालों को दंड देती है। विश्व के अलग अलग देशों में इसके स्ट्रक्चर अलग अलग पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सरकार का 3 कार्य। तो आइए अब शुरू करते हैं संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली का पहला टॉपिक। दोस्तों, संसदीय प्रणाली में जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच का संबंध होता है वो बहुत गहरा होता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में जो विधायिका के सदस्य होते हैं उन्हीं में से कुछ सदस्यों को कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि विधायिका से ही कार्यपालिका में सदस्य चुने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कार्यपालिका के जो भी सदस्य चुने जा रहे हैं वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो दोस्तों, संसदीय प्रणाली और में कार्यपालिका और विधायिका में जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है,
जबकि अगर अध्यक्षीय प्रणाली की बात करें तो विधायिका और कार्यपालिका बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। विधायिका का अलग चुनाव होता है, कार्यपालिका का अलग चुनाव होता है। विधायिका का कार्यकाल अलग होता है, एकदम नियत कार्यकाल होता है, तो उसी प्रकार कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं उनका अलग कार्यकाल होता है। वो एक दूसरे पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर नहीं होते। जबकि चूंकि संसदीय प्रणाली में विधायिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका का गठन हो रहा है, इस प्रकार कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो अपने अस्तित्व के लिए विधायिका पर निर्भर रहते हैं। जब तक उनको विधायिका का समर्थन हासिल है तब तक वे अस्तित्व में बने रहेंगे। जब जैसे ही विधायिका के जो सदस्य हैं उनका विश्वास कार्यपालिका पर से उठ जाता है तो कार्यपालिका भंग हो जाती है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में चूंकि विधायिका के सदस्यों से कार्यपालिका के सदस्य आए ही नहीं है, इस प्रकार ये दोनों स्वतंत्र होते हैं तो एक दूसरे पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर भी नहीं है। तो संसदीय प्रणाली में दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में कार्यपालिका विधायिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। निचला सदन मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे कार्यकाल पूरा करने से पहले समाप्त कर सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी राज्याध्यक्ष को सलाह देकर सदन का कार्यकाल समाप्त कर देता है। यहाँ राज्याध्यक्ष का मतलब हुआ राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब हुआ कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्राध्यक्ष कहलाएगा। तो दोस्तों जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें जो विधायिका होती है, जैसे भारत में विधायिका के दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा जो है उसको निचली सदन कहते हैं। तो चूंकि अधिकतर जो भी प्रधानमंत्री बनता है वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वह सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद, जिसको कहते हैं मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उन्हीं में से जो है मैक्सिमम सदस्य लगभग चुने जाते हैं। इसी प्रकार अगर अध्यक्षीय प्रणाली में देखा जाए तो अध्यक्षीय प्रणाली में इस तरह का कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि कार्यपालिका से जो भी सदस्य कार्यपालिका में लिए जाते हैं वो विधायिका से बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए जो है वे अपने अस्तित्व के लिए निर्भर नहीं रहते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली में दोस्तों देखा जाए तो इसमें कार्यपालिका का कोई संबंध विधायिका से नहीं होता। ये दोनों का अलग अलग चुनाव होता है। ये दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। कार्यपालिका और विधायिका दोनों नियत अवधि तक अपने तक कार्य करते हैं। दोस्तों निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि कार्यपालिका के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो विधायिका से ही हुआ होता है। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच कोई संबंध नहीं होता। पूरी तरह से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन किया जाता है, जबकि संसदीय प्रणाली में फ्यूजन ऑफ पावर का इस्तेमाल किया जाता है, शक्ति का संलयन। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है दोस्तों राज्याध्यक्ष की स्थिति है, स्टेटस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। दोस्तों हेड ऑफ स्टेट जो है संसदीय प्रणाली में अगर देखा जाए तो संसदीय प्रणाली में दो प्रकार के हेड होते हैं। एक हेड ऑफ स्टेट होता है और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो हेड ऑफ स्टेट जो संसदीय प्रणाली में होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, अलंकारिक प्रमुख आप कह सकते हैं। मतलब कि वो शक्ति से संपन्न नहीं होता, सम्मान उसके पास बहुत ज्यादा होता है, रेस्पेक्ट बहुत होता है। अगर भारत को ही संसदीय प्रणाली के उदाहरण के रूप में लें तो भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रमुख कहलाएगा, क्योंकि उसके पास रेस्पेक्ट तो उसको बहुत मिलता है, घोड़ों पर चलता है वो, उसके बॉडीगार्ड जो है एक अलग प्रकार के वेश में रहते हैं, राजा जैसे उसकी जो है सेवा मिलती है पूरा। तो उसको अलंकारिक प्रमुख कहा जा सकता है, वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो अपने सारे कार्यों को जो है वह मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली होती है उसके सलाह से काम करता है, तो वह नाम मात्र का प्रमुख हुआ। इसी प्रकार अगर जो वास्तविक प्रमुख भारत में होता है वह प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि उसी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद चलती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि संसदीय प्रणाली में दो प्रमुख हैं, एक नाम मात्र का प्रमुख
और एक वास्तविक प्रमुख। तो जो नाम मात्र का प्रमुख होता है उसी को हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष। जबकि जो प्रधानमंत्री होता है उसको वास्तविक प्रमुख कहते हैं, जिसको हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि संसदीय प्रणाली में दो प्रमुख हैं, एक हेड ऑफ स्टेट है और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट है। हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति है और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री है। अध्यक्षीय प्रणाली में दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है अध्यक्षीय प्रणाली में, अगर अमेरिका के उदाहरण को लें तो अमेरिका में राष्ट्रपति ही नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों की भूमिका निभाता है। तो इसके कारण वो अलंकारिक होने के साथ साथ, मतलब उसको राजा जैसी जो भी उसकी सेवा है मिलती है, प्लस उसके साथ साथ उसके पास शक्ति भी होती है। तो दोस्तों अध्यक्षीय प्रणाली में हेड ऑफ स्टेट यानी कि राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्राध्यक्ष भी आप इसको कह सकते हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट सेम व्यक्ति होते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली में ये दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है शासनाध्यक्ष की स्थिति संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में। दोस्तों यहां हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि संसदीय प्रणाली में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, जिस एक को हेड ऑफ स्टेट कहते हैं और दूसरे को हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली है तो भारत में हेड ऑफ जो स्टेट है उसको राष्ट्रपति कहेंगे और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसको प्रधानमंत्री कहेंगे। तो संसदीय प्रणाली में वास्तविक प्रमुख जो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि उसी के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद के सलाह पर हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति काम करता है। दोस्तों संसदीय प्रणाली में इसमें शासनाध्यक्ष को प्रधानमंत्री या चांसलर कहते हैं। जैसे जर्मनी का नाम आपने सुना होगा, जर्मनी में जो शासनाध्यक्ष होता है यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट उसको चांसलर कहते हैं। वह संसद के निचले सदन में बहुमत दल का नेता होता है। इसके नेतृत्व के अंतर्गत रहकर मंत्रिमंडल वास्तविक शक्ति का प्रयोग करती है। इस प्रणाली में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों यहाँ विधायिका जो है, यहाँ पे विधायिका, अगर विधायिका को भी आप तोड़ेंगे तो दो सदनों में जब विभाजित होगा, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसद के निचले सदन में बहुमत दल का नेता होता है, मतलब कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जैसा कि दोस्तों जब भारत में लोकसभा का चुनाव होता है 543 सीटों पर, तो आप देखते हैं कि जो भी बहुमत लाता है उसकी ही सरकार बनती है। तो यहाँ पे सेम बात हो रही है कि वह संसद के निचले सदन में बहुमत दल का नेता होता है। जो भी लोकसभा में बहुमत पाता है उसका जो नेता चुना जाता है वो प्रधानमंत्री होता है और उसी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद चलती है और जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है उसके अनुसार राष्ट्रपति काम करते हैं। नाम मात्र के जो प्रमुख हैं जिनको हेड ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष। इस प्रणाली में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं दोस्तों अगर अध्यक्षीय प्रणाली में देखा जाए तो हम पढ़ चुके हैं कि अध्यक्षीय प्रणाली में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों सेम व्यक्ति होते हैं, अर्थात राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख दोनों सेम व्यक्ति होते हैं। और अमेरिका में जो अध्यक्षीय प्रणाली पाई जाती है और वहां पे केवल एक ही व्यक्ति जो होता है राष्ट्रपति, वही शक्ति संपन्न होता है और सम्मान से भी संपन्न होता है। और दोस्तों संसदीय प्रणाली में जो प्रधानमंत्री है वो अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव करता है, लेकिन वह कुछ सीमाओं में बंधा भी होता है। जैसे कि वह भारत में जो क्षेत्र हैं, जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से आने वाले सदस्यों को जो है अपने मंत्रिमंडल में यथासंभव प्रयास करता है कि उनका प्रतिनिधित्व मिल जाए। जिन क्षेत्रों से वे सभी चुन कर आ रहे हैं उनमें से किसी का एक प्रतिनिधित्व जरूर मिल जाए। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में जो है, जो राष्ट्रपति होता है वो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव करने के लिए, बिल्कुल चयन करने के लिए एकदम स्वतंत्र होता है। अगर वह चाहे तो अपने परिवार के लोगों को भी जो है अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकता है। लेकिन संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री जो है, मंत्री जो है, एक आध दो तीन चार मंत्रियों को जो है वो बाहर से ले सकते हैं, लेकिन उनको भी, जिनको वो बाहर से लेंगे उनको भी जो है 6 महीने के अंदर जो है दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, तभी वो जो है मंत्री पद पे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में जो है
चूंकि सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरह से अपनाया गया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जिसको मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, तो वहां पे विधायिका और कार्यपालिका जो है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार वहां का जो राष्ट्रपति होता है यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख, वही सर्वे सर्वा होता है कार्यपालिका का, और वह जो है अपने सहायता के लिए जो भी मंत्री चुनता है उसमें वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वो किसी को भी चुन सकता है। ठीक है, बस ये होता है कि उसका जो है रेटिफिकेशन वो कराता है सीनेट के माध्यम से। मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता यहां पे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, विपक्ष की स्थिति, स्टेटस ऑफ ऑपोजिशन। दोस्तों, जैसा कि संसदीय प्रणाली में हम देख रहे हैं कि विधायिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका के सदस्य आ रहे हैं, तो चूंकि विधायिका से आ रहे हैं, तो जब भी विधायिका की बैठक होती है, जब भी संसद चलती है, तो कार्यपालिका के सदस्य एक विधायिका के सदस्य के रूप में और मंत्री के रूप में भाग लेते हैं। तो दोस्तों वहां पे जो है विपक्ष इनसे आसानी से जो है सवाल पूछ सकता है संसद में सारे सदस्यों के सामने, और आलोचना कर सकता है उनके कार्यों के लिए। और अगर स्थिति ज्यादा भयानक लग रही है तो सरकार गिर भी जाती है, यानी कि कार्यपालिका से जब विश्वास विधायिका का उठ जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ पास किया जा सकता है, और जिसके कारण अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है पास हो गया तो लोकसभा में, तो उसके बाद जो है इनको कार्यपालिका को जो है खत्म होना पड़ता है, यानी कि उनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में इस तरह का कोई संबंध ही नहीं होता विधायिका और कार्यपालिका के बीच। इसके कारण जो है स्थिर सरकार बनने की ज्यादा संभावना होती है, और विपक्ष जो है संगठित भूमिका नहीं निभा पाता, क्योंकि जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो संसद में जाते ही नहीं है, वे अमेरिकी कांग्रेस में जाएंगे ही नहीं क्योंकि वे उसके सदस्य नहीं है, तो प्रश्न पूछना भी उतना आसान नहीं होता। तो संसदीय प्रणाली में इसमें संसद के अंदर विपक्ष सक्रिय भूमिका निभाता है, इसमें सरकार की आलोचना करते विपक्ष उसे कार्य करने पर बाध्य करता है, सरकार गिर जाने की स्थिति में वैकल्पिक सरकार देने के लिए तैयार रहता है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में इसमें विपक्ष कोई संगठित भूमिका नहीं निभा पाता, परंतु विधायिका की समितियां प्रशासनिक विभागों से जरूरी जानकारियां मांग सकती हैं। दोस्तों, संसदीय प्रणाली में जो सरकारें बनती हैं वे अस्थिर सरकार होने की संभावना उनकी ज्यादा होती है, क्योंकि वे किसी पे निर्भर होती हैं, अर्थात विधायिका पे निर्भर है, लोकसभा के प्रति उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर वो पास करता है तो उनकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में इनका कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार जो है स्थिर सरकार होने की संभावना ज्यादा होती है। और संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देकर जो है संसद को भंग करा सकता है, लोकसभा को भंग करा सकता है। लोकसभा को, यहाँ संसद जब कहेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का बोध होगा, लेकिन हम यहाँ पे लोकसभा चूंकि भंग होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देकर लोकसभा को भंग करा सकता है, जिससे जो है लोकसभा जो है जिस कार्यकाल के लिए 5 साल की चुनी गई थी उसके पहले भी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब कि उसका अस्तित्व जो है कोई जरूरी नहीं है कि जितने वर्ष के लिए वो चुनी गई है उतने वर्ष के लिए ही हो, अस्थिर होता है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में जो है जो भी विधायिका के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका तो केवल राष्ट्रपति ही होता है और अपने मन से जो है अपनी सहायता के लिए वो लोगों को रखता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो एकदम नियत, बिना किसी बाधा के वो जो है अपने कार्यकाल को पूरा करता है। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है, तो उसको जो है किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ता और 4 वर्ष का कार्यकाल वो आसानी से पूरा कर लेता है। और यहाँ पे विधायिका का जो कार्यकाल होता है, जैसे अमेरिका में सीनेट होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसी प्रकार भारत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जगह लोकसभा होता है और सीनेट की जगह राज्यसभा होता है। तो अमेरिका में जो सीनेट होता है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और जो वहां का
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके सदस्यों का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष होता है। तो वे 2 वर्ष जो है निर्बाध रूप से काम करते हैं बिना किसी बाधा के। और जो वहां का कार्यपालिका प्रमुख होता है यानी कि राष्ट्रपति, वह भी निर्बाध रूप से जो है अपने कार्यकाल को पूरा करता है 4 वर्ष। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित ही नहीं है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूरी तरह से पालन किया गया है, तो इसलिए वो नियत कार्यकाल आसानी से पूरा कर लेते हैं और स्थिर सरकार की व्यवस्था अध्यक्षीय प्रणाली में विकसित होती है, जबकि संसदीय प्रणाली में अस्थिर सरकार की व्यवस्था विकसित होती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आशा करता हूं कि आप सभी टारगेट विद नीतीश के इस पहल से लाभान्वित होंगे। दोस्तों, आप किस टॉपिक पे लेक्चर सुनना पसंद करेंगे और देखना पसंद करेंगे, जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और जितना संभव हो सके लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि हम आगे बिना किसी बाधा के काम करते रहें आपके लिए। दीजिए अब इजाजत। संसदीय और राज्याध्यक्ष व्यवस्था के भाग 2 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।